अभिलाष जी के ये कहने पर कि फलक के पिता शैलेंद्र अवस्थी ने रुद्रा की मां को मार डाला, फलक फटी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। फलक अभिलाष जी की बातों को इग्नोर कर रुद्रा के सामने आकर बोली, रुद्रा, तुम बताओ, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं ना? हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते ना। चार्ली लेमोनेड बना लाकर फलक के सामने कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला, तुम्हारा नींबू पानी। फलक चार्ली की तरफ देखते हुए बोली, चार्ली तुम बताओ, मेरे पापा का कोई हाथ नहीं है ना? चार्ली फलक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम पहले शांत हो जाओ। फलक चार्ली के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए बोली, अरे मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? बेवजह बेबुनियाद का इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे पापा पर। रुद्रा फलक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा और मेरा मिलना एक कोइंसिडेंस था, लेकिन मेरा तुम्हें प्रपोज करना कोइंसिडेंस नहीं था। तुम्हारे बाप की बर्बादी के लिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। फलक हैरानी से रुद्रा की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? रुद्रा फलक के एक्सप्रेशंस को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, हाँ, मुझे सोना अवस्थी से प्यार हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे और सोना के कोई कनेक्शन है। फलक इरिटेशन में चिल्लाकर बोली, हमको आधा अधूरी बात सुनना पसंद नहीं है, इसलिए जो भी बात है सपाट लहजे में सीधा सीधा पॉइंट पर आकर कहो। रुद्रा फलक की बात पर बोला, तुम्हारे पापा ने मेरी मॉम को हैरेस करने की कोशिश की थी, जिसके चलते मेरी मां पहले सदमे में गई, फिर उनकी मौत हो गई। फलक रुद्र की बात पर उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोली, मेरे पापा ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकते, फालतू इल्जाम लगाना बंद करो। रुद्रा फलक के हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाकर बोला, तुम्हारे बाप को उसके किए की सजा बहुत अच्छे से मिलेगी, और बेवजह इल्जाम लगाना मेरी फितरत में नहीं है। फलक की आंखों में आंसू भर गए थे। फलक अपने आंखों में आंसुओं को साफ करते हुए बोली, इसका मतलब जो कुछ भी हमारे बीच रिश्ते के लिए जुड़ रहा था, सब नाटक था। रुद्रा फलक की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, तुम गलत सोच रही हो। फलक अपने कदम पीछे लेकर रोते हुए बोली, तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला, मेरे पापा को चोट पहुंचाने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, तुम बहुत गंदे हो रुद्र, आई हेट यू। रुद्रा फलक को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, फलक ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, पहले पूरी बात तो सुन लो। फलक अभिलाष जी के सामने जाकर बोली, मैं साबित करके रहूंगी, मेरे पापा कभी गलत हो नहीं सकते। हाँ, वो शख्स है, अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, लेकिन किसी औरत की बेइज्जती वो कभी नहीं कर सकते। अभिलाष जी फलक की बात पर अपना सिर हिलाकर बोले, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे सबूत का, लेकिन मैं तुम्हारी परछाई भी अपनी फैमिली में नहीं पड़ने देना चाहता, इसलिए मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। फलक अभिलाष जी की बात पर बोली, अरे मुझे भी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो एक लड़की की फीलिंग से नहीं बल्कि अपने अंदर जल रहे नफरत के चलते उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहे। रुद्रा फलक की तरफ देखते हुए बोला, फलक। फलक रुद्रा को धक्का देकर अपना सूटकेस लेते हुए बोली, साला भाड़ में जाओ तुम। इतना कहकर फलक कौशिक विला से बाहर चली जाती है। चार्ली उदास भरी नजरों से अभिलाष जी की तरफ देखते हुए बोला, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, उसमें उस बेचारी की क्या गलती, मैंने पहली बार उसको रोते हुए देखा है। अभिलाष जी चार्ली की बातों को अनसुना कर रुद्र से बोले, वापस असम चलने की तैयारी करो, बहुत कर ली तुमने यहाँ पर बिजनेस। रुद्र अभिलाष जी की बात पर बोला, मुझे फलक चाहिए डैड। अभिलाष जी हैरानी से रुद्रा को देखते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रुद्रा, जिस लड़की के बाप ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसकी बेटी को हमारे घर में लाना चाहते हो। रुद्र अभिलाष जी की बात पर बोला, लेकिन डैड। अभिलाष जी रुद्र की बात को बीच में काट कर बोले, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया, हम असम वापस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। अगर तुमने दोबारा उसे लड़की की तरफ मुड़कर देखा तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। रुद्रा अभिलाष जी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, ऐसा मत कहिए, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अभिलाष जी रुद्र के सिर पर थपथपाकर बोले, है ना? तो चलो मेरे साथ असम। रुद्र अभिलाष जी की बात पर बस अपना सिर हिला देता है। अभिलाष जी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। चार्ली उनके जाने के बाद रुद्रा से नाराजगी से के कहता है, हमको ना तुम्हारा यही चोंचला बिल्कुल नहीं पसंद, साला अगर लड़की को हाँ कहना ही नहीं था तो लटका कर काहे रखे थे। रुद्रा चार्ली की बात पर बोला, मेरे पापा के लिए ऐसी 100 फलक कुर्बान, जिन्होंने मुझे पालने के लिए आज तक किसी और औरत की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम्हें लगता है कि मैं एक लड़की के लिए अपने पापा को छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्ली रुद्रा की बात पर बोला, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, लेकिन फलक का क्या, तुमसे प्यार करती है वो। रुद्र सोफे पर बैठते हुए बोला, वो चंचल है, भूल जाएगी मुझे, कुछ दिन उदास रहेगी, फिर मुझे ही गाली देते हुए किसी और को डेट करेगी।
चार्ली कुछ सोचकर बोला, तुम कहो तो हम डेट कर ले उसको। रुद्रा तिरछी नजर से चार्ली को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है? जाकर मीना, शबनम, सरिता से तुम्हारी शिकायत करे क्या? रुद्र के धमकी पर चार्ली जल्दी से बोला, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियसली ले लेते हो भैया, चलो हम नहा धोकर आते हैं, बाय। इतना कहकर चार्ली जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। रुद्रा अपना फोन निकालकर लॉक स्क्रीन को देखता है, जिसमें रुद्रा और फलक की वो तस्वीर थी जिसने दोनों जुहू बीच पर खड़े हुए थे और रुद्रा बोनट पर बैठा था और फलक उसकी गोद में बैठी सेल्फी लेते हुए मुंह बना रही थी। रुद्रा की आंखों में हल्की नमी छा जाती है और वो लॉक स्क्रीन को छूते हुए बंद कर देता है और एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शाम का वक्त, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, विप्लव हॉस्पिटल में सुधांशु को सुनाने के बाद यूनिवर्सिटी में रिया से लड़ाई कर चुका था और मुंह बनाकर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ था। विप्लव बोनट पर बैठा कुछ सोच रहा था कि अदिति भागते हुए उसके पास आ जाती है। विप्लव अदिति के अचानक आने पर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो बोनट से नीचे फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। अदिति विप्लव को इस तरीके से गिरता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और उसे जल्दी से उठाते हुए कहती है, वापी, तुम ठीक हो ना? तुम कैसे गिर गए? विप्लव कुछ सोचते हुए बोला, यार मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। अदिति विप्लव की बात पर बोली, टेंशन में? लेकिन क्यों? तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो तुम्हें टेंशन दे। विप्लव अदिति को घूरते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि जिसकी गर्लफ्रेंड होती है बस वही टेंशन लेता है? क्या दुनिया में और कोई लोग नहीं होते जिसका एक लड़का टेंशन ले सके? अदिति विप्लव की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन सीनियर कहते हैं कि मैं उन्हें हमेशा परेशान करती हूं, इसलिए मुझे लगा तुम्हें कोई लड़की परेशान कर रहे हैं। विप्लव अपने बाजू चढ़ाते हुए बोला, किस भूतनी डायन चुड़ैल में इतनी हिम्मत है जो मुझे विप्लव ओबरॉय को परेशान कर सके? मैंने पूरी दुनिया को परेशान करने का ठेका लेकर रखा है, कोई और मुझे टेंशन नहीं दे सकता। पीछे से रिया आकर विप्लव के पीठ पर मारते हुए बोली, अब बस भी कर, हमेशा लंगूर की तरह गुलाटी खाता रहता है। विप्लव रिया की बात पर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, दूर रह धोखेबाज औरत, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, झूठ बोलती है, झूठी, मक्कार, नीच। रिया विप्लव के बाल को पकड़कर खींचते हुए बोली, मैं तुझे औरत कहाँ से नजर आती हूँ, लकड़बग्घे। विप्लव भी रिया के बाल को पकड़कर बोला, तू झूठी है और अगर औरत नहीं है तो क्या अपने आप को मर्द समझती है, मोटी भैंस। उन दोनों को इस तरीके से झगड़ा होता हुआ देखकर अदिति उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे छोड़ो यार, एक दूसरे के बाल को क्यों पकड़कर खींच रहे हो, तुम लोग बच्चे नहीं हो। विप्लव अदिति की बात पर गुस्से से बोला, देख बनी, मुझे मत समझा, इस मोटी भैंस को समझा, एक तो मुझसे झूठ बोलती है और ऊपर से आकर मुझ पर ही रौब दिखाती है। रिया भी अदिति से बोली, देख बनी, मैंने इस बिन ब्रेक के गुलाटी खाने वाले बंदर से सॉरी कहा, लेकिन ये उल्टा मुझ पर ही चढ़ रहा है। विप्लव और जोर से रिया के बाल को खींचकर बोला, मोटी भैंस, तूने गुलाटी खाने वाला बंदर किसे कहा? रिया भी विप्लव के बाल को खींचते हुए बोली, और तूने मोटी भैंस किसे कहा? गुलाटी खाने वाले चिंपांजी। इसी तरह बहस होते हुए दोनों एक दूसरे के बालों को बेतहाशा खींचने लगते हैं और दर्द से चिल्लाने भी लगते हैं। कई सारे स्टूडेंट अपना फोन निकालकर उन लोगों का वीडियो बनाने लगते हैं, जिस पर अदिति उन लोगों को डराते हुए कहती है, देखो अगर तुम लोगों में से किसी ने भी वीडियो बनाया और वायरल किया ना तो मैं सबके मुंह के मारकर दांत तोड़ दूंगी। मेरे वापी और रिया दीदी के वीडियो कोई वायरल नहीं करेगा। बॉबी विप्लव को देखते हुए 2-3 फोटो खींच अदिति से बोली, तू चाहे किसी को कुछ भी कह ले अदिति, लेकिन मैं तो इस चिकने का वीडियो वायरल करके रहूंगी। विप्लव रिया के बाल को छोड़ते हुए बोला, तुझसे बाद में हिसाब बराबर करूंगा, पहले इस गंदी लड़की से बात करता हूं। रिया गहरी सांस लेते हुए अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हाँ सही कह रहा है, मैं भी थक गई हूं। विप्लव अपने बालों को सही करते हुए रिया से बोला, ठीक कहा, बोनट पर बैठकर आराम कर, मैं जरा इस गंदी लड़की से हिसाब बराबर करके आता हूं। रिया चुपचाप गाड़ी के बोनट पर बैठ जाती है और वही विप्लव बॉबी के सामने जाकर कहता है, क्यों? तुम्हें कौन से एंगल से मैं चिकना नजर आता हूं? तुम्हें मेरे बियर्ड नजर नहीं आते? बॉबी विप्लव की बात पर बोली, मैं तो बस तुम्हें कम्प्लीमेंट दे रही थी। विप्लव बॉबी को घूरते हुए बोला, एक बात अपने कान में अच्छे से घुसल लो, जूनियर हो मेरी, अगर ज्यादा मेरे सामने होशियारी दिखाने की कोशिश करोगी ना तो प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेंट करूंगा। बॉबी विप्लव की बात पर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर बोली, क्यों? प्रिंसिपल रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं। विप्लव बॉबी की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, दिखने में तो तुम भी मुंबई की नहीं लगती,
पता नहीं कौन से आदम जमाने की गुंडी जंगली कहीं की यहाँ पर आकर पड़ रही है। बॉबी विप्लव के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचकर बोली, सुनो, अपने आप को गाली दिया करो, मेरे फैशन को जंगली कहने की कोशिश करोगे ना तो तुम फैशन का सीन्स भी भूल जाओगे। विप्लव बॉबी को खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, छी छी दूर रहो मुझसे, मुझे ऐसी बेशर्म लड़कियां नहीं पसंद जिनके जेंडर का ही अता पता ना हो। बॉबी विप्लव को घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। विप्लव बॉबी को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें बात करके मैं अपने शब्दों की संख्या को बढ़ाना नहीं चाहता, तुम जैसी मुनहफिट लड़कियां किसी काम की नहीं होती। बॉबी अदिति की तरफ देखते हुए बोली, अदिति, अपने इस वापी को समझा वरना बापी पापी बना दूंगी मैं इसे। अदिति विप्लव से बोली, वापी लड़ाई झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं होता, चलो ना हमें घर भी जाना है। विप्लव अदिति की बात पर बोला, मुझे क्यों कह रही हो बनी, अपनी इस नक्चरी क्लासमेट को कहो ना जो यहाँ पर आकर ढिंढोरा पीट रही है। अदिति इस बार विप्लव को डराते हुए बोली, अगर तुम चुपचाप घर नहीं चलना तो मैं सीनियर से या तो फिर आंटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। विप्लव अपनी आंखें छोटी करके अदिति को घूरते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो। अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। विप्लव अदिति की बात पर मुंह बनाते हुए बॉबी को घूरकर बोला, तुमसे तो अच्छे से निपटूंगा मैं, मेरी पहली किस चुरा ली नाचोरनी गंदी लड़की। बॉबी विप्लव को इग्नोर करते हुए बोली, अरे जाओ जाओ, तुम धमकी किसे दे रहे हो। विप्लव बॉबी के बाल को खींचने के लिए आगे बढ़ता है तो अदिति बीच में आ जाती है, जिस कारण विप्लव बॉबी को मुक्का दिखाकर अपनी गाड़ी के पास रिया से कहता है, जा मोटी अपनी गाड़ी में बैठ और निकल घर। रिया विप्लव की तरफ घूर कर देखती है, तभी वहां पर नित्या आ जाती है। नित्या विप्लव और रिया को एक दूसरे को घूरता हुआ पाकर बोली, तुम दोनों को क्या हुआ, तुम दोनों तो हमेशा साथ रहते हो, आज दुश्मनों की तरह क्यों देख रहे हो एक दूसरे को। विप्लव रिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, शैतान की नानी देखो ना, इस मोटी भैंस ने मुझसे ये बात छुपाई कि सुधांशु के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और खुद सिटी हॉस्पिटल होशियारी मारने के लिए चली गई। नित्या विप्लव की बात पर हैरान होते हुए बोली, क्या सुधांशु के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। विप्लव नित्या की बात पर चिढ़ते हुए बोला, अरे यार, मैंने बोला ना हॉस्पिटल में एडमिट है, अब क्या लिख कर दूं। नित्या एक गहरी सांस लेकर उन दोनों को समझाते हुए बोली, अच्छा लड़ाई झगड़ा होना बंद करो और चुपचाप घर जाओ, इस तरीके से सबके सामने लाए झगड़ा होने से तुम लोगों की इमेज डाउन हो रही है। अदिति नित्या का साथ देते हुए बोली, मैं भी इन दोनों को कब से वही समझा रही हूँ, लेकिन ये दोनों है कि बात मानने का ही नाम नहीं लेते। विप्लव अदिति के हाथ को पकड़कर उसे पैसेंजर सीट पर बैठा देता है और रिया को अपनी गाड़ी के सामने से हटाकर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी ओबरॉय विला की तरफ ले जाता है। रिया उसे जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, ये लड़का कभी मैच्योर नहीं हो सकता क्या, हमेशा बच्चे की तरह हरकतें करता रहता है। नित्या रिया की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, और वही अच्छा है ना, हरकतें बच्चों की तरह है, क्योंकि मैच्योर लोगों की बातें जहर की तरह चुभती है। रिया नित्या की बात पर बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने अभी सुधांशु की बात कही। नित्या अपना सिर नहीं में हिला देती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। बॉबी अपने दोस्तों के साथ पहले ही वहां से घर के लिए निकल चुकी थी। ओबरॉय कंपनी सम्राट अपने केबिन में बैठा एक फाइल रीड कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और राजीव अंदर आता है। सम्राट नजर उठाकर राजीव की तरफ देखते हुए बोला, आ गए जनाब, कैसा गया तुम्हारा क्रूज। राजीव सम्राट के सवाल पर कुछ नहीं कहता, जिसे देख सम्राट कहता है, तुझे क्या हुआ, तेरा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है, कुछ हुआ है क्या। सम्राट के सवाल पर राजीव जल्दी से बोला, नहीं कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सीधा यहीं पर आया हूं ना, इसलिए बस थोड़ा टायर्ड हो गया हूं। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो तुम्हें यहां आकर दर्शन देने के लिए किसने कहा, तुम सीधा घर जाकर आराम करना चाहिए था, कल सुबह आ जाते। राजीव अपनी उंगलियों को आपस में मसलते हुए सम्राट से बोला, सम्राट एक सवाल था मेरा तुमसे। सम्राट अपनी नजरें उठा राजीव को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारा शक्ल में 12 बजे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई कांड किया है, तो अपने मुंह का शटर खोलो और जो कुछ है साफ साफ सब कुछ बोलो। राजीव सम्राट की बात पर कुछ सोचते हुए बोला, क्या बिना कोई सावधानी बरते कुछ करने से काम बिगड़ जाता है। सम्राट कंफ्यूज होते हुए बोला, पहले तो तुम ये सोच लो कि तुम आखिर मुझसे सवाल क्या करना चाहते हो और किस सावधानी और किस काम की बात कर रहे हो। राजीव बात को टालते हुए बोला, नहीं छोड़ो, मैं फिर कभी तुमसे बात करूंगा इस बारे में, वैसे सोना और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हुआ। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ
सब ठीक है, उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। राजीव थोड़ा हैरान होकर बोला, यार मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ से बाहर क्या गया, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या हुआ है अंकल को, और वो ठीक तो है ना? सम्राट राजीव की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, वो बिल्कुल ठीक है और मैं अभी सोना को लेने के लिए हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। राजीव अपना सिर हिलाकर बोला, अगर कुछ भी होता है तो मुझे बताना। सम्राट अपना सिर हिला देता है, तभी वहां पर डेविड आ जाता है। डेविड अपने हाथ में पकड़ा फाइल सम्राट के सामने रखते हुए बोला, इंद्र मित्तल के सारे कर्मियों का हिसाब इसमें है। सम्राट उस फाइल को अपने सीक्रेट ड्रॉर में रखकर डेविड और राजीव की तरफ देखते हुए बोला, 3 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी को शोभित और अदिति की सगाई है, सिक्योरिटी गार्ड ओबरॉय विला की बढ़ा दो। राजीव सम्राट की बात पर बोला, सिक्योरिटी बढ़ा दो, मुझे कोई कुछ बताएगा हो क्या रहा है? डेविड राजीव की तरफ देखते हुए बोला, सभी लोग सत्संग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तुम भी शामिल होना चाहते हो क्या? राजीव डेविड की बात पर कंफ्यूजन में बोला, क्या? डेविड राजीव को इग्नोर करते हुए सम्राट से बोला, आपका दोस्त पागल हो गया है, इसे कुछ भी कहना बेकार है। तभी वहां पर राघव आ जाता है और राजीव की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस आपके लिए जो असिस्टेंट हायर करने के लिए बिग बॉस ने ऑर्डर दिया था ना, सॉल्व हो गया है, कल से आपको आपकी असिस्टेंट मिल जाएगी। राजीव राघव की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद उसे मेरा शेड्यूल सेंड कर देना, सीधा ज्वाइन करने के लिए कहो, टाइम पास नहीं चाहिए मुझे। डेविड तिरछी नजर से राघव को देखते हुए बोला, सुना तुमने, सीधा ज्वाइन करना है, टाइम पास नहीं करना। राघव डेविड की नजरों को इग्नोर करते हुए सम्राट से बोला, बॉस मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। सम्राट राघव की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, छुट्टी वो भी 1 हफ्ते की, तो मेरे सारे काम कौन करेगा? राघव सम्राट की बात पर हल्का सा शर्माते हुए बोला, 27 साल हो गए मुझे पैदा हुए, आज तक मैंने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया, मेरी अम्मा ने मेरे लिए एक डेट ट्रिप प्लान किया है, वही जा रहा हूँ अपनी होने वाली वाइफ को लेकर घूमने के लिए। डेविड राघव की बात पर बोला, तुम्हारी कोई साली होगी तो बता दो, तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे। राघव डेविड की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी, एक बार मेरी शादी होने दो, तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। डेविड अपने कमर पर धागे हुए गन को दिखाते हुए बोला, कहीं टांगों के बीच में लग गया ना तो लेने के देने पर जाएंगे। राघव घूरकर डेविड की तरफ देखता है और उन दोनों के झगड़े को देखते हुए सम्राट राघव से कहता है, अपनी जगह किसको रिप्लेस कर रहे हो? राघव जल्दी से बोला, आपको कल पता चल जाएगा, वो अपना काम अच्छे से करेगी। सम्राट राघव को घूरते हुए बोला, फीमेल असिस्टेंट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरा तलाक करवाना चाहते हो? राघव सम्राट की बात पर बोला, डोंट वरी सर, वो ऐसी लड़की नहीं है, अपने काम में बहुत माहिर है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सम्राट राघव की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, और वही तुम्हारी नौकरी के लिए बेहतर है। राघव अपना सिर हिला देता है और चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है। राजीव सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, मैं घर जा रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सम्राट अपना हाथ हिला देता है, जिस पर राजीव केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सम्राट डेविड से बोला, जरा पता लगाओ क्रूज में आखिर हुआ क्या है, इसका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? डेविड सम्राट की बात पर बोला, आप उसके फटे में क्यों टांग लड़ा रहे हो? सम्राट घूरकर डेविड की तरफ देखता है तो डेविड मुंह बनाते हुए कैबिन से बाहर चला जाता है। सम्राट पढ़ रहे फाइल को बंद कर अपना लैपटॉप को उठाते हुए खड़ा हो जाता है और अस्पताल के लिए निकल जाता है। सिटी हॉस्पिटल। सुधांशु जब शेखर जी के वार्ड के अंदर आता है तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। सोना सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ सिद्धू, तुम वहां पर क्यों रुक गए? देखो तुम्हारी फ्रेंड आई हुई है। सुधांशु सोना की बात पर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, नित्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना सुधांशु के मुंह से नित्या नाम सुनकर हैरानी से नित्या की तरफ देखते हुए बोली, तुम नित्या हो? नित्या सोना की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी हाँ। आप मुझे जानती हैं? सोना हल्का मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैंने बस काव्या के मुंह से तुम्हारा नाम सुना था, तुम सच में काफी सुंदर हो। नित्या सोना की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, आप काव्या भाभी को कैसे जानती हो? सुधांशु नित्या के सवाल पर बोला, क्योंकि मेरी दीदी काव्या की भाभी है, काव्या के सबसे बड़े भाई सम्राट ओबरॉय से मेरी दीदी की शादी हुई है। नित्या सुधांशु की बात सुन हैरान होते हुए बोली, वाह, मैंने इनके बारे में सुना है, थोड़े खड़ूस हैं लेकिन अच्छे भी हैं। सुधांशु नित्या की बात पर बोला, पूरे बुरे ही हैं, तुमने जरूर कुछ गलत सुना होगा।
नित्या सुधांशु की बात सुनकर हंसते हुए बोली, तुम अपने ही जीजा जी की बुराई कर रहे हो। सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, काहे का जीजा जी, जिंदगी खराब करके रखी है मेरी। सोना सुधांशु को घूर कर देखती है, वही सम्राट दरवाजे पर खड़ा लगातार सुधांशु को घूरे जा रहा था। सम्राट सुधांशु को घूरते हुए खुद से बोला, साले, इसकी तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपने बुराई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और खास करके उन लोगों की जुबान से जिन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब आगे देखिए राजीव को क्या हो गया है, वह इतना उदास क्यों है। अब कौन सी लंबी बहस छिड़ने वाली है सम्राट और सुधांशु के बीच में। क्या रुद्र और फलक हो गए हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।